नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए एग्जाम क्रैक कर जनरल साइंस का सुबह का जो सेशन है उसको लेके आए हैं। अब देखिए इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिनिमम टाइम में कवर किए जा रहे हैं। कम से कम समय में आपके 10 से 15 मिनट के टाइम में आपके 40 से 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए जा रहे हैं, और जो बेहद महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बड़ी प्रिपरेशन के बाद और पेपर्स को, पिछले पेपर को देखने के बाद लाए गए हैं। ठीक है, तो आप इनका पूरा का पूरा इनका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप। ठीक है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो हम मोटिवेशन हमको मिलता रहे वीडियो बनाने में। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला सवाल आज का, ऊष्मा का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक ऊष्मा का क्या होता है? वो होता है जूल। ठीक है, ऊष्मा के अन्य मात्रक भी होते हैं, कैलोरी भी होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कैलोरी भी होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होता है। ठीक है ना, और एक कैलोरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो वो होते हैं 4.186 जूल। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4.186 जूल किस में होते हैं? एक कैलोरी में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परम शून्य ताप बार बार पूछा जाता है। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? 0 केल्विन को क्या कहते हैं हम? शून्य केल्विन को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है ना, परम शून्य ताप, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा किस ताप पर जमता है? तो देखिए पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आपको ये बताना है कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है। ठीक है ना, कमेंट में जरूर करें, क्वेश्चन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ध्यान रखें, जो ऊष्मा का संचरण ठोस में होता है वो किस विधि द्वारा होता है? तो वो होता है चालन विधि द्वारा। किसके द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। ठीक है ना, और गैसों में ऊष्मा और ऊष्मा का और द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो होता है संवहन विधि द्वारा। ठीक है ना, किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि। ध्यान रखें इन्हें, चालन ठोसों के लिए होता है और संवहन किसके लिए होता है? गैसों और द्रवों के लिए होता है। ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, संवहन कन्वेक्शन कहते हैं और चालन को कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। अब देखिए नेक्स्ट, अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी अथवा काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी, है ना, अधिक चमकेगी। यह किस नियम पर आधारित है? देखिए किरचॉफ का नियम। ठीक है, ध्यान रखें इसे। ठीक है ना, किरचॉफ के नियम पर आधारित यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना है? तो ध्यान रखें, बर्फ के जो गलन की गुप्त ऊष्मा का मान है वो है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ये क्वेश्चन एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, गुप्त ऊष्मा का। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक तो जूल प्रति किलोग्राम होता है। क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? तो ध्यान रखें, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक से हाइड्रो आ गया, ये हाइग्रोमीटर का होता है। किसका? हाइग्रोमीटर का। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हाइग्रोमीटर। ध्यान रखें, हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव? अगर ताप बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, घटेगी। क्षमा कीजिए, ताप बढ़ने के साथ आपेक्षिक आर्द्रता का मान भी बढ़ेगा। ठीक है ना, बढ़ेगा। ठीक, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्टन से 7800 एंगस्टन तक। सीधे ध्यान रखें। ठीक है ना, तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो होता है एंगस्टन होता है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश। ध्यान रखें, और प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होता है। किसे? इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिव वेव्स के रूप में संचालित होता है। ठीक है ना, ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है ये। देखिए प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में या पैकेटों के रूप में चलता है, इन्हें क्या कहते हैं? देखिए फोटोन। फोटोन जो होता है प्रकाश की जो बंडलों और पैकेटों के रूप में जो चलता है उसे फोटोन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? वायु तथा निर्वात में। किसमें होती है? वायु तथा निर्वात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, कितनी होती है? 3 गुणा, या आगे आपने बताना है कितने मीटर प्रति सेकंड होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का टाइम पृथ्वी पे पहुंचने में लगता है सूर्य के प्रकाश को। ठीक है, अगला सवाल की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे से परावर्तित हुआ और पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड। कितना? 1 सूर्य से भी कम। ठीक है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के। किसका होता है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्कैटरिंग, फैलना। ठीक है ना, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे
अधिक होता है, मैक्सिमम की बात हो रही है, अधिक की बात हो रही तो बैंगनी, और सबसे कम की अगर बात होगी तो वो लाल रंग की। ध्यान रखें, लाल रंग का सब प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होगा। इसीलिए आप देखते होंगे जो जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स रहते हैं, ठीक है, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। प्रकाश का फैलना, लाइट का फैलना, देखिए ना लाल रंग देखा होगा एक ही जगह पे सेंटर होता है इसलिए चमकता ज़्यादा है, ठीक है। आप बैंगनी देखेंगे तो बैंगनी फैलेगा ज़्यादा कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, ये बार बार पूछा जाता है, पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? तो दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर उल्टा यूँ कहें हम कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई दर्पण की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? तो दुगनी, ठीक है ना। इसको अदल बदल के कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आगे पीछे करके, ठीक है। आँख, कान एवं नाक का डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में जो दर्पण होता है, सर्च लाइट में उपयोग किया जाने वाला दर्पण, सोलर कुकर में उपयोग किए जाने वाले दर्पण किस प्रकार के दर्पण के उदाहरण हैं? तो अवतल दर्पण। ध्यान रखें, इसे बिल्कुल रट लें, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। आँख, कान और नाक के डॉक्टर का द्वारा जो दिया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद गाड़ी के हेडलाइट में जो इस्तेमाल किया जाता है ना, हेडलाइट आगे जो होती है, सर्च लाइट में उपयोग किया जाने वाला, सोलर कुकर में उपयोग किया जाने वाला, और जो दर्पण है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। वो जो उदाहरण है अवतल दर्पण के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य देखते हैं ना, जो शीशे होते हैं, फ्रंट के शीशे जो पीछे देखने के लिए होते हैं, और सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत बार पूछा गया, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। जो हेडलाइट होगी उसमें अवतल, और जो फ्रंट जो शीशे होंगे, है ना, उनके जो लेंस होंगे वो उत्तल लेंस होंगे। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो अपवर्तनांक जाहिर तौर पे घटेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किसका होता है? लाल रंग का, ठीक है ना। लाल रंग का क्या होगा? अभी बताया था ना, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसकी अपवर्तनांक उसका कम होगा, और ठीक है ना। इस सीधे आप समझ लीजिए, एक दूसरे के उल्टे हैं। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो अपवर्तनांक कम होगा, और किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का, जबकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए, तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है ना। पानी से भरे हुए किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है ना। आदि घटनाएं किसके उदाहरण हैं? तो ध्यान रखिए, ये प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप इन्हें रट लीजिए, जैसे भी करना है समझ लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगले, और या यूँ कहें एक एग्जाम्पल, इसमें द्रव में जो पार्शियली डूबी हुई सीधी छड़ है वो टेढ़ी दिखाई देती है ना, तिरछी ऐसी में दिखाई देती है डूबी हुई छड़। तो ध्यान रखें, ये अपवर्तन के उदाहरण है सारी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, डायोप्टर क्या है? डायोप्टर पूछा जाता है ये अमूमन एग्जाम में। डायोप्टर है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनसे क्वेश्चन 100% आता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना किसके उदाहरण है? देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरे के अंदर जो चमक होती है ना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना हो गया, जल में पड़ी परखनली का चमकना हो गया, कांच में आई दरार का चमकना, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ध्यान रखें, उत्तल लेंस की क्षमता होती है पॉजिटिव, और अवतल लेंस की होती है नेगेटिव। समझिए ना, नेगेटिव और पॉजिटिव आप समझ लीजिए। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो वो होता है बैंगनी रंग का। किसका होता है? बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब ध्यान रखें, वर्ण डिस्पर्शन ऑफ लाइट की बात हो रही है, ठीक है ना। और इसमें आधार से ऊपर की ओर अगर हम बढ़ें तो सबसे यानी ये कहें कि सबसे अधिक से सबसे कम, तो बैंगनी, फिर उसके बाद हमारे पास है जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब इसे यूं कहें, एग्जाम में पूछा जाता है विबग्योर। क्या? विबग्योर, इसे याद रखें, विबग्योर, ठीक है ना। ध्यान रखें, काफ़ी बार पूछा जाता है। वी से क्या होगा? वायलेट होगा।
आई से इंडिगो होगा, बी से ब्लू होगा, जी से ग्रीन होगा, ठीक है ना, वाई से येलो होगा, और ओ से ऑरेंज होगा, और लाल रेड से लाल होगा, ठीक है। तो वो विप ग्योर को ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है, कभी पूछे। सबसे अधिक वर्ण विभक्षण, ये नीचे से ऊपर का क्रम है, यानी अधिक से कम का क्रम है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण। ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें इंद्रधनुष क्या होती हैं, इंद्रधनुष जो बनता है हमारा, उसमें ये बताइए, रेनबो जो बनता है ना, रेनबो, उसमें ये चीज़ें होती हैं। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग कहते हैं लाल, हरा, नीला। आपको बताना है द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर्स हैं, और आपको बताना है द्वितीयक कलर कौन से हैं, सेकेंडरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, कितनी है, 25 सेंटीमीटर, बहुत बार पूछा जाता है। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु तो देख लेता है, नज़दीक देख लेगा, लेकिन दूर की नहीं देखेगा। तो नज़दीक, निकट, ध्यान रखें, नज़दीक, निकट, नज़दीक देख लेगा तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है। यानी इसे मायोपिया, कभी इस ऐसे हिंदी में भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ये निकट दृष्टि दोष नहीं लिखा है, मायोपिया लिखा है, तो ध्यान रखें, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, नज़दीक की चीज़ें जब दिखती हैं दूर की नहीं दिखती हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जब नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखेगी तो। अब नेक्स्ट देखिए, किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देगी, दूर की, निकट की नहीं दिखाई देगी। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देगी, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की दिखाई देगी, नज़दीक की नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाए। जो गाड़ी के जो फ्रंट शीशे होते हैं ना ड्राइवर के बगल पे, उसके लिए जो शीशे इस्तेमाल होते हैं उसी प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष और मायोपिया निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, बहुत क्वेश्चन हमने जो बनाए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट बनाए, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। एक शेयर तो बनता है आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच।